वालेकुम टू ऑल। जैसे कि हमने फिजियोलॉजी का जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने चैप्टर 3 कंप्लीट किया था, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, ठीक है। इसमें हमारा चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि इसमें हमने हमारी जो सब्सटेंस होंगे उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी किसके ज़रिए, मतलब सेल मेम्ब्रेन से उनको पास होना होगा, ठीक है। अब इधर सेम ही है कि जो हमारा जो कंसंट्रेशन होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे सब्सटेंसेस हो गए, या वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होंगे या इंट्रा सेलुलर में। मतलब कि अब जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होंगे, कुछ जो होंगे वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, मतलब कि उनकी क्वांटिटी होगी, कुछ जो होंगे वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में होंगे। अब जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा उसमें हमारा होता है, जिसमें हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ होता है सोडियम का लार्ज प्रोपोर्शन होता है, और हमारा जो पोटेशियम होता है वो उसकी स्मॉल क्वांटिटी होती है। अब इसके बरक्स से देखा जाए तो हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें हमारा जो होता है क्या है, क्लोराइड आयंस ज़्यादा होते हैं। अब ये कहता है कि जो हमारी जो कंसंट्रेशन है ना फास्फेट और प्रोटीन की इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मतलब कि अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड देखा जाए तो उसमें हमारी जो फास्फेट और प्रोटीन कम होंगे, लेकिन इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो ज़्यादा होते हैं। ये रेशो बताया हुआ है कि इंट्रा में कौन कौन सी सब्सटेंसेस है, कौन कौन सी आयन है, ये सारा वो बताया हुआ है। एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के हिसाब से कौन कौन सी क्वांटिटीज़, कौन कौन से सब्सटेंसेस कहाँ कहाँ ज़्यादा हैं। अब इधर ये देखा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ये पोर्शन है, ये इंट्रा सेलुलर का। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर में जो फ्लूइड होता है उसमें सोडियम जो होता है 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मतलब कि ये इधर ज़्यादा होता है, इधर 10 होता है। अब पोटेशियम इधर 4 है, इधर 140 है। इधर ये कैल्शियम 2.4 है और इधर 0.0001 है। मतलब कि ये बताया हुआ है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो आयंस हैं या कोई भी सब्सटेंसेस हैं उनका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन कौन सी क्वांटिटीज़ है और इंट्रा सेलुलर में कौन कौन सी क्वांटिटीज़, ये हमारे उनका रेशियो बताया हुआ है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, वो सारा बताया हुआ है। अब जो कोलेस्ट्रॉल है, फास्फोलिपिड फ्लूइड, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इतना रेशियो है और इंट्रा में ऐसा है। और ये PO2, PCO2, प्रोटीन्स, ये pH, ये सारे वैल्यूज़ बताई हुई हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और इंट्रा में लिखी हुई हैं। इस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस कहाँ ज़्यादा है, एक्स्ट्रा में ज़्यादा है या इंट्रा सेलुलर में ज़्यादा है, ये सारा वो बताया हुआ है। अब सेल मेम्ब्रेन इज़ अ लिपिड बायलेयर विद सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि बताया हुआ कि इसकी लिपिड बायलेयर और ये कैसे इसकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो सब बताया। सबसे पहले बताया कि लिपिड बायलेयर है, उसमें लार्ज मतलब कि अमाउंट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे और लिपिड होते हैं, ठीक है, जो कि इस मेम्ब्रेन से पेनिट्रेट होते हैं, ठीक है। अब ये सारा ये रेशो बताया हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल्स वो एक बैरियर बनेगा जिसमें मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स होंगी, ठीक है। वो कैसे किस किस के दरमियान होगी, एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के कंपार्टमेंट के दरमियान, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो एक तो लिपिड बायलेयर हो गई और एक अल्टरनेट पाथवे बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन से पास होने के लिए, ठीक है। अब कुछ जो होती हैं पेनिट्रेट हो जाती हैं मतलब कि सेल मेम्ब्रेन से, तो उसे हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहते हैं। कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं उनमें मतलब कि वाटरी स्पेसीज होती हैं, ठीक है, जो कि मतलब कि फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर की कराते हैं, उनको हम चैनल प्रोटीन कहते हैं या उनको हम चैनल प्रोटीन कहते हैं। दूसरी जो प्रोटीन होती हैं कैरियर प्रोटीन्स, वो क्या करती हैं कि वो मतलब कि एक मॉलिक्यूल या आयन को ट्रांसपोर्ट करती हैं और उनकी जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होती है ना उनकी मतलब कि उनमें चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि उनमें चेंजिंग करके उनकी मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स कराती है, ये उसको ट्रांसपोर्ट कराती है। इनको ये बताया उनके बारे में कि कैरियर प्रोटीन ये सारा काम करती हैं। ये प्रोटीन्स के बारे में बताया हुआ है कि एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कर रही है, और जो कुछ प्रोटीन है जिनमें वाटर स्पेसीज हैं उन्हें हम चैनल प्रोटीन्स कहते हैं। कैरियर प्रोटीन्स क्या करेंगे, वो ट्रांसपोर्ट करेंगे मॉलिक्यूल या आयन को, ठीक है, और उनमें प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होंगे उनमें मतलब कि कन्फर्मेशन चेंज प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, ये सारा बताया हुआ है इधर। अब डिफ्यूजन वर्सेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये मतलब बताया हुआ है कि जो ट्रांसपोर्ट होती है ना सेल मेम्ब्रेन से, वो या डायरेक्टली लिपिड बायलेयर से होगी या प्रोटीन्स के साथ थ्रू, मतलब कि या प्रोटीन की हेल्प से वो ट्रांसपोर्ट होगी या लिपिड बायलेयर से सीधा मतलब डायरेक्टली होंगी। अब सबसे ये बताया हुआ कि डिफ्यूजन है क्या, कह रहा है कि जो डिफ्यूजन है ना इसमें होती है कि रैपिड मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है, ठीक है, मतलब कि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इनकी मूवमेंट होती है, ठीक है। अब इसमें जो होगी मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल मूवमेंट होगी या जो मेम्ब्रेन के जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होती है या उनसे होगी या उनके साथ मतलब कैरियर प्रोटीन के साथ मिलके ये उनकी मूवमेंट होगी, ठीक है। अब ये जो हमारी जो एनर्जी जो डिफ्यूजन के लिए होती है वो नॉर्मल कंडिंग एनर्जी मोशन, मतलब कि जो मोशन के लिए जो
काइनेटिक एनर्जी ज़रूरत होती है, वही वाली एनर्जी इधर यूज़ होती है जो कि डिफ्यूजन में, ठीक है। अब इसके बरक्स देखा जाए तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है कि मूवमेंट ऑफ द आयंस या मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो क्या करेंगे मतलब कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब उधर से पास होंगे, लेकिन उनके साथ मतलब कि कैरियर प्रोटीन के साथ इनकी मूवमेंट होगी, ठीक है। और कैरियर प्रोटीन क्या करेंगे, एक अगेंस्ट एनर्जी ग्रेडियंट के मूव करेंगे, मतलब अगेंस्ट द एनर्जी ग्रेडियंट, मतलब कि ये कैसे मूव करेंगे, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, ये उनकी मूवमेंट होगी, ठीक है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन कैसे होती है? डिफ्यूजन जो होती है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट होती है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन इनकी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ये मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है कि आप जब ग्लूकोज का अपटेक करते हैं इंटेस्टाइन में, ये हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है। अब ये डिफ्यूजन को डिफाइन किया, वो सारी चीज़ें हैं कि मतलब सेम चीज़ें हैं कि वो इसमें मॉलिक्यूल्स जो होती हैं, वो आयंस होते हैं, वो वाटर के वो जिका डिज़ॉल्व हो जाते हैं, उन मोशन में होंगे, ठीक है। वो फिर इनकी मूवमेंट होगी हाई कंसंट्रेशन से वो लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसमें कंडक्टिंग एनर्जी जो होती है वही यूज़ होती है। इसमें मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअल मतलब कंटिन्यूसली मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल होती है अमंग वन अनदर, मतलब एक दूसरे के साथ इनकी मूवमेंट होती रहती है। कहाँ किस किस के दरमियान, लिक्विड्स में होती है या गैसेस में होती है, ठीक है। इसको हम कहेंगे डिफ्यूजन, इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें जो होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है, ठीक है। और इसमें एनर्जी मतलब कंज्यूम नहीं होती, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। और इधर जो होती है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बरक्स है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो थी हमारी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन थी, और ये जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है आयंस की मॉलिक्यूल्स की। अब टॉपिक है डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब कहता है कि जो डिफ्यूजन होती है ना वो सेल मेम्ब्रेन से, उसके दो टाइप्स हैं, एक सिंपल डिफ्यूजन होती है, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब जो सिंपल डिफ्यूजन होगी उसमें क्या होगा कि हमारी जो काइनेटिक मूवमेंट होगी आयंस की या मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, उसमें या वो किस से पास होंगे, या मेम्ब्रेन की ओपनिंग के साथ, या जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं उनमें से ये पास होकर इसकी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, ठीक है। ये इसकी हो गई। अब जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसमें क्या होता है कि इसमें कैरियर प्रोटीन की इंटरेक्शन होती है, मतलब कि वो इधर इन्वॉल्व होते हैं। कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं कि वो एक पैसेज वे देते हैं मॉलिक्यूल को ताकि पास कर सकें मेम्ब्रेन से, ये केमिकली उनके साथ बाइंड होकर ये इनकी मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। अब ये हमारे सिंपल का जो हमारा है कि एक एग्जांपल देखा जाए, जैसे हमारा पैसिव मतलब कि जब नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है क्रॉस मेम्ब्रेन पैसिव ट्रांसपोर्ट वाली, वो सिंपल डिफ्यूजन है। अगर हम ग्लूकोज की पैसिव ट्रांसपोर्ट वाली मूवमेंट देखें ग्लूकोज की, तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, क्योंकि उधर जो होती है हमारी कैरियर प्रोटीन्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं मूवमेंट करवाने में। अब इधर है कि जो सिंपल डिफ्यूजन होती है ना, वो उसके दो पाथवे होते हैं कि वो सेल मेम्ब्रेन से दो पाथवेज में होती है, या तो वो जो इंटरस्टेट्स होते हैं लिपिड बाइलेयर उसमें से डिफ्यूज़ होंगे क्योंकि लिपिड सॉल्यूबल है, या उसके जो मतलब कि वाटरी चैनल्स होते हैं जिसके वहाँ से मतलब कि लार्ज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन उनकी मदद से मतलब कि मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स की हो सकती है। ये दो पाथवे हैं जिसमें से मतलब कि डिफ्यूजन होती है, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन से पास होने के लिए दो पाथवे होते हैं। डिफ्यूजन ऑफ लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस थ्रू सेल। अब कहता है कि जो लिपिड सॉल्युबिलिटी टर्म का बताया हुआ है कि जो लिपिड सॉल्युबिलिटी जो है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसको डिटरमाइन करने के लिए, कि ये डिटरमाइन करने के लिए कि वो हमारे जो लिपिड बाइलेयर से जो सब्सटेंस होगा वो कितना जल्दी से डिफ्यूज़ हो रहा है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी तो वो जल्दी से जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। ये उसका पॉइंट, ये बस इसमें ये बताया हुआ है। अब डिफ्यूजन ऑफ वाटर और अदर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स थ्रू प्रोटीन चैनल्स, ठीक है। अब कह रहा है कि वाटर जो होता है ये हाईली मतलब कि जो इनसॉल्युबल है मेम्ब्रेन के लिपिड्स में, क्योंकि ये रेडिली पास होता है चैनल्स के ज़रिए, मतलब कि जो चैनल्स होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल उनसे ये पास होता है। अब कहता है कि जो बॉडी के सेल्स हैं ना उनमें एक पोर्स होते हैं, प्रोटीन में पोर्स होते हैं, उसे हम पोरिन्स कहते हैं, ठीक है। मतलब कि मेम्ब्रेन में अंदर एक प्रोटीन वाले पोर्स होते हैं जिसे हम एक्वापोरेंस कहते हैं। अब जो एक्वापोरेंस है ये क्या करते हैं मतलब कि सिलेक्टिव मूवमेंट करवाते हैं, मतलब कि इसमें सिलेक्टिव पैसेज ऑफ वाटर जो होता है वो मेम्ब्रेन से पास आउट होता है, मतलब कि सिलेक्ट करके इनकी मूवमेंट होती है, पास आउट होती है, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लो कि अब जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ईच डायरेक्शन में जो डिफ्यूज़ हो रहा है, वो जो होता है वो मतलब कि सेल मेम्ब्रेन से पास होगा वो 100 टाइम ज़्यादा होगा
वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल के, मतलब कि रेड ब्लड की जो सेल मेम्ब्रेन होगी उससे जो पास हो रहा है ई सेकेंड वो 100 टाइम ज़्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ द रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये उसका बताएगा। अब कहता है कि जो लिपिड होती है वो इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो होती हैं वो हमारे जो पास होती हैं, मतलब कि प्रोटीन चैनल्स होते हैं वो पासेज वे देंगे तो जो हमारी इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस होगी वो पास आउट हो जाएंगी। अब डिफरेंट थ्रो प्रोटीन पोर्स, मतलब देखिए एक्वापोरेंस जो था जो मैंने पीछे बताया कि वो जो चैनल्स होते हैं उनकी मतलब उनमें से डिफ्यूजन कैसे हो रही है। ठीक है, अब ये जो कहता है जो पोर्स होते हैं ना वो हमारे इंटीग्रल सेल में बने प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे क्या उनसे बने होते हैं जो हमारे ओपन ट्यूब बनाते हैं। ठीक है, और ये हमेशा ओपन रहते हैं। अब ये क्या करेंगे, डायमीटर जो होता है इसका पोर का उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होती है जो कि क्या करती है वो कि सर्टेन मॉलिक्यूल्स होंगे ना उनको ही मतलब कि परमिट करती है, मतलब कि जो एक्वापोरेंस होंगे वो मतलब परमिट करेगी, मतलब कि ताकि जल्दी से जल्दी वाटर जो होता है वो पास आउट हो जाए सेल मेम्ब्रेन से। और जो प्रोटीन चैनल्स हैं ना वो हमारे दो फैक्टर में वो डिफरेंट है। अब जो प्रोटीन चैनल्स होंगे ना वो एक तो हमारी जो सब्सटेंस को सिलेक्टिवली परमिट होते हैं, मतलब कि उसको सिलेक्ट करके उसको परमिट करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो चैनल्स होते हैं ना वो कभी ओपन होंगे कभी वो क्लोज होंगे उनके गेट के ज़रिए, क्योंकि अब जो वोल्टेज गेटेज चैनल्स होंगे या केमिकल होंगे वो उनके साथ चैनल प्रोटीन के साथ बाइंड होंगे तो लिगेंड गेटेड चैनल्स बनते हैं। ठीक है, ये मतलब कि जो हमारे जो चैनल्स होंगे ना वो कभी ओपन होंगे या क्लोज होंगे। जब ओपन होंगे तो मतलब कि सब्सटेंसेस होगा जो वो पास आउट हो जाएगा, जब ये क्लोज हो जाएंगे तो कोई भी सब्सटेंसेस पास नहीं हो सकेगा। अब इधर देखें देखो हमारी सिलेक्टिव परमेबिलिटी, मतलब कि जो प्रोटीन चैनल्स होते हैं ना वो हाईली सिलेक्टिव होते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब जो पोटेशियम आयन चैनल हैं वो मतलब कि वो हमारे पोटेशियम आयन को जो मतलब कि परमिट करेंगे कि वो मतलब कि उसमें से मतलब कि पास हो जाए। जैसे कि अगर सोडियम चैनल्स होंगे तो वो सोडियम को मतलब कि जब वो सोडियम चैनल जब ओपन होंगे तो सोडियम आयंस जो होंगे वो मतलब कि वो उनको ये परमिट देंगे तो कि वो सोडियम आयंस मतलब कि सेल मेम्ब्रेन से पास आउट हो जाए। मतलब कि ये जो चैनल्स होंगे पोटेशियम चैनल ज़ाहिरी बात है पोटेशियम को परमिट देंगे कि वो पास आउट हो जाए, और सोडियम चैनल्स जो होंगे वो सोडियम को पास आउट देंगे कि परमिट देंगे कि वो पास आउट हो जाए। अब है गेटिंग ऑफ प्रोटीन चैनल्स। अब जो गेटिंग जो होती है ना प्रोटीन चैनल्स की वो क्या करेंगे, वो हमारी जो परमिएबिलिटी होती है ना चैनल्स की उसको कंट्रोल करती हैं। सबसे पहले इधर है एक वोल्टेज गेटिंग है और केमिकल गेटिंग है। ठीक है, अब जो वोल्टेज गेटिंग है इसमें क्या होगा कि जो हमारी जो मॉलिक्यूलर जो होगी ना कि मतलब कि कंफर्म करेगा कि गेट को ओपन होना है या नहीं होना। ठीक है, वो क्या करेगा वो उनको कॉरस्पॉन्ड करेगा और हमारे इसके दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो रेस्पॉन्ड करता है मतलब कि पूरी सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, अब इसमें जो हमारे जो वोल्टेज गेटिंग है इधर हमारे कौन कौन से चैनल आ गए, पोटेशियम चैनल आ गया, सोडियम चैनल आ गया, वो सारे इधर आ जाएंगे कि वो क्या करेंगे कि जब सोडियम चैनल ओपन होंगे तो सोडियम आयन मूव करेंगे, और जब मतलब हमारे जो पोटेशियम चैनल ओपन होंगे तो वो पोटेशियम पास हो जाएगा थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अब जो ये है केमिकल लिगेंड गेटिंग, ये क्या करते हैं कुछ जो प्रोटीन चैनल होते हैं ना वो हमारे ओपन होते हैं बाय मतलब कि वो कुछ लिगेंड या सब्सटेंस जो होते हैं वो प्रोटीन के साथ मिलके वो फिर क्या करेंगे उनके साथ मिलके वो फिर प्रोटीन चैनल ओपन होंगे। जब ये ओपन होंगे तो जो हमारी जो केमिकल बॉन्डिंग होगी ना वो चेंज हो जाएगी, तो जो हमारी जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होगी या ओपन होगी या गेट को क्लोज करेगी। जैसे कि एक ट्रांसमीटर की बात हुई, न्यूरो ट्रांसमीटर की बात हुई कि एसिटाइल कोलिन है। ठीक है, उसमें अगर हमारा जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर आएगा फिर वो क्या करेगा ये एक लिगेंड गेटेड आयन चैनल बनेगा। ठीक है, फिर एसिटाइल कोलिन क्या करेगा इस चैनल को ओपन करेगा। इस चैनल को ओपन करने से क्या होगा कि हमारी जो नेगेटिव चार्ज होगी वो प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से जो हमारे अनचार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे वो इधर से पास हो जाएंगे। मतलब कि ये इधर बताया हुआ है कि ये इधर जो होते हैं कि प्रोटीन जो होते हैं उनमें केमिकल बॉन्डिंग में वो कन्फर्मेशन चेंज आ रही है। ठीक है, और इधर जो होते हैं हमारे जो होते हैं कि वो बाइंडिंग हो रही है। और इधर न्यूरोट्रांसमीटर की बात हुई कि वो क्या करेगा वो उसका जो रिसेप्टर इसके पास आएगा तो ये क्या करेगा ये इस लिगेंड वाले चैनल को ओपन करेगा। इसके ओपन करने से जो हमारी जो नेगेटिव चार्ज होगी वो अलो करेगी कि वो अनचार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें से पास हो जाएँ। अब इधर फैसिलिटेड डिफ्यूजन रिक्वायर्स मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन, जैसे कि हमने पहले पर बताया है कि जो पहले इधर लिखा हुआ है कि जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन है उसे हम कैरियर मेडिटेड डिफ्यूजन कहते हैं। क्यों कहते हैं कि इसमें स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स होंगी वो उसकी मदद से मतलब कि ट्रांसपोर्ट ऑफ दी सब्सटेंसेस होती है। ठीक है, शुरू में हमें पढ़ा था कि ये जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन इसमें कैरियर प्रोटीन होगी वो हमारे अलो करेंगी कि वो सब्सटेंसेस को उनकी मदद से वो मतलब कि सेल मेम्ब्रेन से सब्सटेंसेस होंगे वो पास आउट हो जाएंगे।
अब जो फैसिलिटी डिफ्यूजन है वो हमारे सिंपल डिफ्यूजन से डिफरेंट है, ठीक है। अब जो हमारे जो सिंपल डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो क्या होता है कि वो थ्रू ओपन चैनल होगा। जब ओपन होंगे तो फिर हमारी जो कंसंट्रेशन होगी डिफ्यूज सब्सटेंस को इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। वो जब इंक्रीज हो जाएगी अब अगर फैसिलिटी डिफ्यूजन जाएगा तो उसमें जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी ना वो मैक्सिमम तक जाएगी, जिसे हम वी मैक्सिमम कहेंगे, और हमारा जो कंसंट्रेशन होगा डिफ्यूजन सब्सटेंस का वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि वो तो मैं फैसिलिटी डिफ्यूजन और हमारे सिंपल का वो पीछे हम पढ़ के आए हैं कि सिंपल में हमारे जो था मेम्ब्रेन ओपनिंग्स के साथ वो हो रही थी, ठीक है। जो ओपनिंग्स होती है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होंगी वहाँ से वो सिंपल डिफ्यूजन होती है। अब फैसिलिटी डिफ्यूजन के लिए हमारे कैरियर प्रोटीन्स होंगी। कैरियर प्रोटीन्स क्या करेंगे, वो कैरी करेंगे हमारे जो ट्रांसपोर्ट जो करेंगी सब्सटेंसेस या आयंस को कैरी करके हमारे जो होते हैं मेम्ब्रेन से पास करके फिर जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ रिक्वायर्ड होंगे तो वहाँ उन आयंस या सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कर देंगी। अब कहता है कि जो मैनी सब्सटेंसेस जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से जो पास आउट होते हैं ना वो फैसिलिटी डिफ्यूजन के जरिए होंगे। उसमें से जो हमारा ग्लूकोज होती है उसकी डिफ्यूजन होती है और ज़्यादा से ज़्यादा अमीनो एसिड, मतलब कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड होती है उनकी जो सब्सटेंसेस जो सब्सटेंस हो गए वो सेल मेम्ब्रेन से जब पास आउट होते हैं तो इन फैसिलिटी डिफ्यूजन की वजह से होते हैं। मतलब कि इधर जो होती है हमारी जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं कि वो कैरी करके इस सब्सटेंसेस को लेके जाती हैं, ठीक है। अब इधर ग्लूट प्रोटीन ट्रांसपोर्ट जो होगी वो मोनोसेक्राइड होगी और GLUT4, ये सारे इसके ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हैं जिसकी टाइप्स बताई हुई हैं, ठीक है। अब फैक्टर डेट अफेक्ट नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारे डिफ्यूजन पे अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले नेट डिफ्यूजन जो होती है रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे कंसंट्रेशन डिफरेंस से अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो कि जब मेम्ब्रेन में हाई कंसंट्रेशन होगा सब्सटेंस बाहर से, हमारा लो कंसंट्रेशन है अंदर की तरफ, ठीक है। अब जो रेट है जिसमें मतलब कि जो सब्सटेंस है वो डिफ्यूज़ हो रहा है इनवर्ड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो कि हमारे मॉलिक्यूल्स हैं बाहर। मतलब कि रेशो बताया हुआ है कि जो बाहर वाले और अंदर वाले उनका रेशो बताया हुआ है कि उसकी डिफ्यूजन जो होती है उन पे मतलब कि डायरेक्टली रिलेशन है। अब इधर देखो ना नेट डिफ्यूजन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी आउटसाइड माइनस सी इनसाइड, ठीक है। मतलब कंसंट्रेशन आउटसाइड से कैंसिल कट करेंगे कंसंट्रेशन इनसाइड, ठीक है। अब जो हमारा सी नॉट है ये हमारा है कंसंट्रेशन आउटसाइड और सी आई जो है ये हमारा कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, उनका ये रेशो देखेंगे तो हमें नेट डिफ्यूजन मिल जाती है, उसका रेट मिलता है। दूसरा पॉइंट है मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिफ्यूजन ऑफ द आयंस द नस्ट पोटेंशियल। ये जो नस्ट पोटेंशियल है ये हम आगे पढ़ेंगे, ये टॉपिक आएगा, ठीक है। ये भी एक फैक्टर है, ठीक है, जिसपे ये मतलब कि जो हमारे रेट ऑफ डिफ्यूजन पे अफेक्ट करता है। मतलब कि ये इनका भी बड़ा रोल होता है कि इनके मतलब चेंजिंग होने से फिर क्या होगा, हमारी जो रेट जो होगा डिफ्यूजन का वो भी चेंज हो जाएगा, मतलब कि या कम होगा या ज़्यादा होगा, इस पर वो मतलब कि लाई करता है। अब तीसरा जो इसका फैक्टर है वो है प्रेशर डिफरेंस, मतलब कि हमारा जो प्रेशर का डिफरेंस देखेंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब कि अगर प्रेशर डिफरेंस डेवलप हो रहा है उसके डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में तो उसका भी हमारा वैल्यू देखेंगे। तो ये भी इसमें अभी ये भी हमारा क्या है एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है हमारे रेट ऑफ डिफ्यूजन पे, ठीक है। इसका मतलब कि कंडीशंस होती हैं कि जब इसका लेवल कैसे बढ़ेगा कैसे कम होगा वो सारा इधर लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है एक फैक्टर है जो क्या करता है हमारा जो नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन है उस पर अफेक्ट करता है। अब है ऑस्मोसिस एक्रॉस सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब कि अब ऑस्मोसिस के बारे में बताया हुआ है। कह रहा है कि जो मोस्ट जो अबंडेंट सब्सटेंस होते हैं वो हमारे जो वो है हमारे सेल मेम्ब्रेन से जो पास होता है वो वाटर है। अब वाटर जो होता है वो हमारे जो हमारा जो डिफ्यूज़ होता है वन डायरेक्शन में जाता है, रेड ब्लड जो है सेल है उनकी मेम्ब्रेन पे जाएगा, ठीक है। वो हमारा जो होगा 100 टाइम्स ज़्यादा होगा, इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सेल, ठीक है। ये उसका रेशो जो है मैंने पॉइंट पीछे बताया था वही साल बार। अभी कहता है कि जब प्रोसेस ऑफ नेट मूवमेंट ऑफ वाटर काज बाय द डिफरेंस कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ वाटर, मतलब कि अब जो नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर हो रही है, ठीक है, किसकी वजह से, जो कि हमारा जो डिफरेंस आ रहा है कंसंट्रेशन में वाटर की, उसकी वजह से जो डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह से जो हमारी मूवमेंट हो रही है वाटर की, ये उसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस। अब जैसे देखे जाए अब वाटर है हमारा, ठीक है, वाटर अपटेक कर रहे हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट क्या होगा कि हमारा जो सेल है ना वो क्या होगा सॉइल हो जाएगा, सॉइल होगा तो हमारा वो उसका साइज़ बढ़ेगा तो या वो सॉइलिंग करेगा, ठीक है, बढ़ जाएगा तो फिर आखिरकार वो क्या हो जाएगा बस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारा उसका क्योंकि उसमें आखिर में उसका डिफरेंस बढ़ जाएगा ना, ठीक है, वो उसका डिफरेंस जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उसका जो रेट होगा वाटर का वो कंसंट्रेशन वो उस हमारी जो सेल मेम्ब्रेन में उसमें ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है।
ये उसके कंसंट्रेशन के बारे में बताया हुआ है कि ऑस्मोसिस में। अब ये इधर एग्जांपल मैंने जो ऑस्मोसिस जो है ना, ठीक है, इसको हम ये लिखा हुआ है कि जो ये मैंने लिखा है कि ऑस्मोसिस का एग्जांपल देख रहे हैं। जैसे हम वाटर की जो एब्जॉर्प्शन होती है ना, कि वो रूट्स जो होते हैं सॉइल में, जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? वो ये सारा सेम ही प्रोसेस होता है कि जो हमारी जो नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर होती है, ठीक है, ये सारा सेम ही ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस होता है, जिसमें हमारा जो कंसंट्रेशन डिफरेंस प्रोड्यूस होता है किसका? वाटर का हो जाता है। तो ये हमारा जो एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की सॉइल में, ये किसका एग्जाम्पल है? ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। अब है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, ये एक अमाउंट ऑफ प्रेशर है जो कि हमारे ऑस्मोसिस को रोकता है। मतलब कि जब ऑस्मोसिस जो हो रही है कि नेट मूवमेंट हो रही है वाटर की, उस मूवमेंट को रोकने वाला जो होता है उससे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अब जो हम एक देखें कि हमारा जो ऑस्मोसिस हो रही है, एक लेते हैं कि अब चैम्बर बी है, ठीक है, और वो उससे हो रही है चैम्बर ए में, जिसकी वजह से जो फ्लूइड होगा वो इधर ज़्यादा हो रहा। तो इसको मतलब कि अब ये अगर एक चैम्बर से वाटर की मूवमेंट होती रही है, दूसरे में इंसर्ट होती रही है, तो आखिरकार जो हमारा जो सेल होगा वो क्या होगा? बस्ट हो जाएगा। तो फिर ये हमारा क्या करता है? जो हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, वो क्या करता है कि बैलेंस रखता है, कि नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल को कंट्रोल करके रखता है। तो ये क्या करता है? जो हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये हमारा क्या करता है कि ऑस्मोसिस को स्टॉप करता है, ठीक है। अब जो हमारा जो प्रेशर डिफरेंस होता है ना कि मेम्ब्रेन के दरमियान, वो क्या होता है कि वो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है, जो कि क्या कंटेन करता है? नॉन डिविजिबल सॉल्यूट कंटेन करता है। अब इसके एग्जांपल देख लें कि हमारा जब प्लांट होता है वो हमारी जो अपराइट मतलब कि स्टे शेप में रहता है, मतलब कि अब जब प्लांट है वो सीधा खड़ा रहता है, तो फिर ये इसका एग्जांपल है कि ऑस्मोटिक प्रेशर है। क्योंकि अगर हमारा जो अगर वाटर का नेट मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होती रहेगी, तो जो हमारा जो प्लांट होगा ना, वो अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर सकेगा, ठीक है। मतलब कि प्लांट की शेप को मेंटेन करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर का बड़ा मतलब कि रोल है, जो कि ऑस्मोसिस को कंट्रोल करके प्लांट की जो शेप है उसको मेंटेन करके रखता है। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ द नंबर ऑफ ऑस्मोटिक पर। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, वो पार्टिकल्स में एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है। उसमें हमारा क्या होगा कि उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कितने पार्टिकल्स जा रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम। K = mv²/2, ठीक है। ये इसका बताएंगे कि इसमें v जो होगा उसकी सिलोवर वेलोसिटी उसका, और m में जो इसका मास है, और 2 है ये K क्या है इसका? वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। इसको मालूम करने का ये फार्मूला है। ओस्मोलालिटी, इसमें क्या होता है कि जब किसी भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, उसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स के जगह हम उसको यूज़ करते हैं, ग्राम्स की यूज़ करते हैं यूनिट में, तो उसे हम कहते हैं ओस्मोलालिटी। मतलब कि इसमें हम कैसे मूव करेंगे? इसमें हमारी जो मेजरमेंट होगी वो ग्राम्स में होगी, ठीक है। अब अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होगा वो उसका 5.8 है, ठीक है। इसको हमारा वो कितने के दरमियान है? 2 ओस्मोल। मतलब कि इधर जो होगी, मतलब कि जो पार्टिकल्स की जो उसकी नंबरिंग होगी, उस सॉल्यूशन को हम ग्राम्स में जब उसको मेजर करेंगे तो उसको हम कहते हैं ओस्मोलारिटी। है ओस्मोलारिटी, वो लिटी था, रेडिटी था, ओस्मोलारिटी। अब जो ओस्मोलारिटी जो होता है, इसमें हमारी जो ओस्मोलर कंसंट्रेशन होती है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं ओस्मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। उधर ओस्मोल पर ग्राम था, इधर है ओस्मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। किलोग्राम उधर था, इधर हमारे पर लीटर, तो ये फ़र्क है। जब हम किसी भी क्वांटिटी ऑफ जो लिक्विड है सॉल्यूशन को जब ओस्मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में करेंगे तो उस तरह हम ओस्मोलारिटी आएगा। अब जब किलोग्राम होगा तो हमारा होगा ओस्मोलारिटी आ जाएगा। आज का लेक्चर हम इधर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगेगा। और आज अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो हम प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आगे के लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँ। अपना ख्याल रखना, बाय।